नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी तबाही की तह तक जाएंगे जो बिल्कुल अस्वाभाविक है। जनवरी के ठंडे और गीले मौसम में लॉस एंजलिस में आई इस भयानक आग के पीछे आखिर असली वजह क्या थी? आज हार्ड डेटा के जरिए इस डरावनी त्रासदी, 50 साल पुराने क्लाइमेट कवर अप और इस अजीब मौसम के सच को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर लॉस एंजल्स को एलियंस, भूकंप या सुनामी से तबाह होते हुए दिखाया जाता है, पर स्क्रीन पर दिखने वाली इन मनगढ़ंत कहानियों और जनवरी 2024 की असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। जिस महीने में इस शहर में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहां आग का ऐसा भयंकर तांडव मचा कि करीब 40,000 एकड़ जमीन जलकर खाक हो गई और 1,80,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये एक खौफनाक हकीकत थी। इस त्रासदी का स्केल सच में डरा देने वाला है। जेपी मॉर्गन के अनुमान के मुताबिक इस आग से शहर को करीब $50 बिलियन, हाँ, $50 बिलियन का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, अनगिनत लोग बेघर हुए और सबसे दुख की बात यह है कि 24 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो सेक्शन 1, द एनाटॉमी ऑफ अ फायरस्टॉर्म। आइए सबसे पहले इसके पीछे के फिजिकल ट्रिगर्स को समझते हैं। अगर हम ज्योग्राफी पर ध्यान दें तो सांता आना हवाओं का असर बिल्कुल साफ दिखता है। ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में काम करता है। पहले कैलिफोर्निया के तट पर एक लो प्रेशर बनता है, फिर रॉकी पहाड़ों से हवाएं तेजी से नीचे उतरती हैं। नीचे आते वक्त ये हवाएं कंप्रेस होकर इतनी गर्म हो जाती हैं कि हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी 10% से भी नीचे गिर जाती है। और इसका नतीजा, ये गर्म और बेहद सूखी हवा नए साल के किसी छोटे से पटाखे की चिंगारी को भी एक बेकाबू आग के बवंडर में बदल देती है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द क्लाइमेट चेंज कैटलिस्ट। जाहिर है, ये आग सिर्फ मौसम का खेल नहीं थी। सबसे अहम बात यहाँ ये निकल कर आती है कि ग्लोबल टेम्परेचर्स पहले ही उस खतरनाक लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं जिसकी चेतावनी साइंटिस्ट सालों से दे रहे थे। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस का डेटा बिल्कुल साफ बताता है कि प्री इंडस्ट्रियल दौर के मुकाबले हम 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी 1.5 डिग्री सी का वो क्रिटिकल वार्मिंग थ्रेशोल्ड अब पार कर चुके हैं। हालात किस कदर खराब हो चुके हैं, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाया जा सकता है कि जून 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक लगातार 15 महीनों तक ग्लोबल टेम्परेचर ने नए रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड हीट स्ट्रीक सच में हैरान करने वाली है। इस लगातार पड़ी गर्मी ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों और पेड़ पौधों को इस तरह सुखा दिया कि अक्टूबर 2024 कैलिफोर्निया के इतिहास का दूसरा सबसे गर्म महीना बन गया। खैर, यहाँ एक जरूरी फर्क को ध्यान में रखना होगा। एक तरफ होती है नेचुरल आग, जो कि पर्यावरण के लिए अच्छी मानी जाती है। ये मिट्टी में पोषक तत्व पहुंचाती है और कुछ खास कॉनिफर पेड़ों को उगने में मदद करती है। लेकिन दूसरी तरफ है ये क्लाइमेट ड्रिवन आग। जनवरी जैसे सर्दियों के मौसम में नॉर्मल फायर सीजन के बिल्कुल बाहर ऐसी तबाही मचने का मूल कारण सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज है। सेक्शन 3, द ह्यूमन टोल। क्लाइमेट डेटा से परे हटकर देखें तो इसका इंसानी असर बहुत गहरा है। नासा के क्लाइमेट साइंटिस्ट पीटर काल्मिस, जिन्होंने खुद इस आग में अपना पुराना घर और मोहल्ला खो दिया, एक बहुत ही डरावनी सच्चाई बयां करते हैं। उनका कहना है कि द अपोकलिप्स इज ऑलरेडी हियर, यानी तबाही पहले ही आ चुकी है। यह बताता है कि क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से अब दुनिया का कोई भी कोना पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बचा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, द 50-ईयर कॉर्पोरेट सीक्रेट। उन मैक्रो लेवल कारणों को देखते हैं जिन्होंने इस सबको बढ़ावा दिया। ये आंकड़े सच में दिमाग को हिला देने वाले हैं। अगर हम 2016 से अब तक के ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को देखें तो इसका 80%, ध्यान से सुनिए, 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 57 मल्टीनेशनल कंपनियों से आया है, जबकि पूरी दुनिया मिलकर सिर्फ बाकी बचा 20% एमिट करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम पुराने डॉक्यूमेंट्स की इस टाइमलाइन को ट्रेस करें तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को 1954 में ही कार्बन एमिशन के भयानक असर के बारे में पता चल गया था। 1963 आते आते तेल कंपनियों ने कम पोल्यूशन वाले व्हीकल्स का पेटेंट भी करवा लिया था। लेकिन इस सब के बावजूद इंडस्ट्री ने क्लाइमेट चेंज को रोकने के बदले उसकी सच्चाई को छिपाने और एक्शन में देरी करने के लिए भारी फंडिंग की। 2008 में जाकर उन्होंने पब्लिक में इस सच्चाई से इनकार करना बंद किया और आखिरकार
2021 की एक हियरिंग में इन एग्जीक्यूटिव्स ने मान लिया कि क्लाइमेट क्राइसिस वाकई में एक बड़ा संकट है। अब सवाल ये है कि ये मेजर एमिटर्स हैं कौन? इस लिस्ट में दुनिया के कई मल्टी बिलियन डॉलर प्राइवेट कॉर्पोरेशंस और सरकारी एंटरप्राइजेज दोनों शामिल हैं। एक्सॉन मोबिल, शेल और शेवरॉन जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ-साथ सऊदी अरामको, कोल इंडिया और गैज़प्रॉम जैसी सरकारी संस्थाएं भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। सेक्शन 5 पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन लॉबिंग। ये पूरा सिस्टम लगातार आखिर चल कैसे रहा है? ये इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये दिखाती है कि अमेरिका के दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को इन फॉसिल फ्यूल कंपनियों के हितों को बचाने के लिए भारी फंडिंग मिलती है। एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं को माउंटेन वैली पाइपलाइन को दोबारा शुरू करने के लिए $3 लाख दिए गए और उन्होंने फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी को एलन मस्क जैसे अरबपतियों से $277 मिलियन का कैंपेन फंड मिलता है, जहां उनके नेता क्लाइमेट चेंज को महज एक होक्स या धोखा बताते हैं। इसी पर साइंटिस्ट पीटर कैल्मस का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। उनका तर्क है कि अगर हम खुद को इस क्लाइमेट क्राइसिस से बचाना चाहते हैं तो उस अरबपति वर्ग यानी बिलियनर क्लास से भी खुद को बचाना होगा, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। और अब आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, द पावर ऑफ प्रोटेस्ट। इस इतने बड़े संकट का समाधान क्या है? दुनिया भर में बड़े कॉरपोरेट और सरकारी प्रोजेक्ट्स इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। भारत में प्रस्तावित इन डिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स को ही ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए 1,12,000 पेड़, ग्रेट निकोबार में करीब 1 करोड़ पेड़, हसदेव में कोयले की खदानों के लिए 2.5 लाख पेड़ और राजस्थान में पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 1 लाख पेड़ों को काटने का प्लान है। ये आंकड़े सच में बेहद चिंताजनक है। लेकिन आम जनता का विरोध सच में रंग लाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण 17 जून 2024 को भोपाल में देखने को मिला, जहां लोगों के भारी विरोध और प्रदर्शन के बाद सरकार को वीवीआईपी हाउसिंग के लिए 27,000 पेड़ों की कटाई के फैसले को पूरी तरह से रद्द करना पड़ा। एक आम नागरिक की आवाज में सच में बहुत ताकत होती है। तो आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये क्लाइमेट क्राइसिस और खतरनाक होता जा रहा है, क्या पॉलिटिकल लॉबिंग के इस मॉडल को तोड़ने और हमारे ग्लोबल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस ही आखिरी रास्ता बचा है? इस धरती को बचाने के लिए एक इंडिविजुअल की आवाज और विरोध आगे चलकर क्या भूमिका निभाएगा, ये वाकई एक सोचने वाला विषय है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।